Hello everyone, welcome to the Kiran Academy. I'm your trainer 𝐲𝐡𝐞 𝐴𝐻𝐿। आज के लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट वीपीसी। सो गाइज, हमारा आज का जो फोकस है, हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले अबाउट वीपीसी। चलिए ठीक है। सो गाइज, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वीपीसी टुडे। अभी मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट वीपीसी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे वीपीसी क्या है, पर जो लोग नहीं जानते वीपीसी के बारे में, पहले तो इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और वीपीसी एकदम लेमन टर्मिनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो वीपीसी एक वर्चुअल नेटवर्क है। वर्चुअल नेटवर्क। तो देखिए, जब आप Amazon के अंदर वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, इन वर्चुअल मशीन्स को कहीं पे आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो ये इमेजिन करिए आपकी वर्चुअल मशीन है दैट यू सेटअप इन AWS। तो दिस इज कॉल्ड एन इंस्टेंस। Amazon में जब हम वीएम बनाते हैं, इस वीएम को Amazon की टर्मिनोलॉजी में, Amazon की भाषा में वी कॉल इट इंस्टेंस। ओके, तो इस इंस्टेंस को आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो। ओके, तो बेसिकली वीपीसी वो नेटवर्क है जिससे आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हो और इन मशीन्स के बीच कम्युनिकेट कर सकते हो, और या फिर आप चाहो तो इन मशीन्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइज, AWS में जब आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, इन मशीन्स के कम्युनिकेशन के लिए वीपीसी मैंडेटरी है। विदाउट वीपीसी आप मशीन्स भी प्रोविजन नहीं कर पाओगे अगर आपने वीपीसी चूज नहीं किया। So while you are creating a virtual machine, while you are launching a virtual machine, it is compulsory to define to which VPC are you going to connect your virtual machine. Okay? तो आज हम लोग इस VPC को बहुत डिटेल में देखने वाले। हम इसका ओवरव्यू नहीं देखने वाले कि कैसे बनाते हैं। हम देखेंगे डेफिनेटली एक VPC बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, पर एक एंटरप्राइज में इस वर्चुअल नेटवर्क को, जिससे हम अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं, इसको कैसे प्लान किया जाता है, इसको कैसे प्रोविजन किया जाता है, हम वो पूरा इन डिटेल समझेंगे। ओके, अभी तो पहली बात ये है कि बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक वर्चुअल नेटवर्क, पहले इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वीपीसी में, सो दैट यू कैन हैव अ फुल्ली फंक्शनल वीपीसी। ओके, तो पहले पोजीशन पे आपका वीपीसी इटसेल्फ है। आपको वीपीसी पहले बनाना होगा, ठीक है। दूसरे, एटलीस्ट आपको कम से कम सबनेट्स बनाने होंगे। ओके, तीसरा जो एलिमेंट है जिसके बिगर आपका वीपीसी कोई खास काम नहीं कर पाएगा, दैट इज इंटरनेट गेटवे। फिर फोर्थ एलिमेंट है आपका रूट टेबल, और फाइनली रूट टेबल में आपको रूट ऐड करना होता है। तो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और हम आज ये सारी चीजों की प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करेंगे। So our objective is to set up a fully functional VPC for an enterprise purpose. Okay, we are exactly going to look into its architectural design, its concepts in detail. Okay, ठीक है। So एक वीपीसी अगर आप देखना चाहो, कि एक वीपीसी डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहो, इट विल बी जस्ट सिंपली दिस बॉक्स। VPC will be very much simply a box over here. Okay, that is going to be my VPC. Okay, तो इस VPC को बनाने के वक्त है ना, आपको पहले कुछ चीजों को सोचना होगा। पहले, फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द VPC। पहला, when you are planning up a VPC, you are going to create a VPC somewhere ना, तो it is going to have a name first. Name is not mandatory. It is a like optional property. VPC को बिगर नाम के भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो नेम इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। दूसरी चीज जो होंगी, when you are going to create a VPC, the second important thing is going to be the location where you are going to put up this VPC, ठीक है। तो the region, अभी VPC बनाने के वक्त इस चीज को कंसिडर करना होगा आपको कि जो रिसोर्सेस आप इस VPC के जरिए होस्ट कर रहे हो,
जैसे कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट, ठीक है, ये किन के लिए होस्ट कर रहे हो। इमेजिन करिए मेरा जो वीपीसी है, इन माय वीपीसी आई एम गोइंग टू होस्ट अ वेब सर्वर इन विच आई विल बी हैविंग माय वेब एप्लीकेशन। अभी ये वेब एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय पीपल इन मे बी लाइक यूरोप, ठीक है। तो अगर मेरे यूजर्स यूरोप में है, ठीक है, और उनके लिए जो वेब सर्वर है, जो वेब सर्वर का जो नेटवर्क है वीपीसी और वेब सर्वर्स, वो मैंने जापान में जाके होस्ट किया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपके यूजर्स यूरोप में है और आपने क्या किया है, आपका आर्किटेक्चर, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ पे होस्ट किया है, जापान में होस्ट किया है। तो आपके यूजर्स कंप्लेन करेंगे बिकॉज देर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरनेट राउटिंग डिलेस। आपका कस्टमर जो है, जो आपकी वेबसाइट देखना चाहता है, यूज करना चाहता है, वो बैठा हुआ है लंदन में, फ्रांस में, कहीं तो भी यूरोप में, और वो इंटरनेट के जरिए अगर टोक्यो में जा करके आपकी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है, मतलब ऑल द वे फ्रॉम यूरोप टू लाइक जापान तक का उसका पैकेट ट्रैवल कर रहा है, इट इज गोइंग टू टेक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिले वहां पे होने वाला है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड फर्स्ट टू रियलाइज वेयर योर यूजर्स आर। पहले आप ये जान लो आपके यूजर कहाँ पे है, और उनके आसपास के रीजन में अपना वीपीसी सेटअप करो। ओके, तो मैं आज एज्यूम करने वाला हूँ मेरे यूजर्स यूएस में। आई एम गोइंग टू पुट अप माय वीपीसी इन अ रीजन इन यूएस, दैट इज वर्जीनिया। ओके, तो आई एम गोइंग टू पुट अप माय वीपीसी इन अ रीजन, ठीक है, इन वर्जीनिया, ठीक है। एंड एक नेटवर्क भी मैं प्लान कर लूंगा यहाँ पे कि इस वीपीसी में कौन से एड्रेसेस होंगे। तो थर्ड थिंग, आईपी एड्रेसेस। So which IP addresses are you going to use? Are you are what IP addresses we are going to use in our VPC? That is also really very important. तो हमें ये जानना है हमारे आईपी एड्रेस कौन से होंगे, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपने ऑलरेडी आपके पास ब्रांचेस है, इमेजिन करिए आपकी कंपनी इज अ मल्टी नेशनल कंपनी, यू हैव a, a, a branch office in Seattle, you have a branch office in California, in Frankfurt, in maybe like Seoul, in Mumbai, ठीक है। तो आपके ब्रांच ऑफिसेस है, सारे दुनिया भर में आपके ब्रांच ऑफिसेस है, यू आर अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो इन दैट केस द स्ट्रैटेजी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आईपी एड्रेस विल बी वेरी सिंपल। अगर आप जो आईपी एड्रेस सियाटल में यूज कर रहे हो वो कई और ब्रांच में यूज नहीं करने वाले हो, ठीक है। अगर आप कोई आईपी एड्रेस कैलिफोर्निया में यूज कर रहे हो, वो आप मुंबई में या फिर आप टोक्यो में या फिर फ्रैंकफर्ट में कहीं और यूज नहीं करोगे। तो हमारा पॉइंट एकदम सिंपल है, हर एक ब्रांच ऑफिस में हम एक यूनिक सेट ऑफ आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो ये भी सोचिए कि आप यहाँ पे जो सर्वर्स होस्ट करने वाले हो एडब्ल्यूएस में, एडब्ल्यूएस में भी एक आपका ब्रांच है। तो जिस तरीके से आपकी सियाटल की ऑफिस है, कैलिफोर्निया की ऑफिस है, ओरेगॉन की ऑफिस है, या फिर इमेजिन करिए फ्रैंकफर्ट की ऑफिस है, मुंबई की ऑफिस है, ठीक है, या पुणे की ऑफिस है, नासिक की ऑफिस है, तो जिस तरीके से आपके पास इतनी सारी ऑफिसेस है, वैसे अमेजोन में भी एक आपका ब्रांच है। ओके, इस ब्रांच में सारे सर्वर्स रखे, ठीक है। तो आपने अपना ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर नहीं बना करके अमेजोन में सारे सर्वर्स को होस्ट किया। तो अमेजोन में जो आपका ब्रांच है, वहां पे भी एक ऐसा सेट ऑफ आईपी एड्रेस कलेक्शन चाहिए जो किसी भी ब्रांच के साथ ओवरलैप नहीं हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्लान अ यूनिक सेट ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप अपने ब्रांच ऑफिसेस को एडब्ल्यूएस के साथ वीपीएन के जरिए कनेक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वन ऑफ योर ब्रांचेस विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस विद द एडब्ल्यूएस, क्योंकि आपने क्या हुआ है, गलती से आपने एक आईपी एड्रेस ऐसा यूज किया है जो आपके ब्रांच ऑफिस में वही आपने सेम आईपी एड्रेसेस को आपने एडब्ल्यूएस में यूज किया। तो इंश्योर करना कि आप प्लान जब कर रहे हो अपना वीपीसी, तो यू गिव अ यूनिक पेयर ऑफ आईपी एड्रेस, यूनिक सेट ऑफ आईपी एड्रेस टू योर वीपीसी। पेयर तो नहीं बोलेंगे, एक यूनिक कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस नेटवर्क आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो। इन माई केस आई एम गोइंग टू यूज 10.1.0.0/16. Okay, so this is IP address that we are going
चलिए ठीक है। सो हम अपने वीपीसी लेवल के ऊपर एक प्राइवेट आईपी यूज करने वाले, जिस आईपी को हमने किसी ब्रांच में यूज नहीं किया इससे पहले, उसे हम इस वीपीसी के अंदर यूज करने वाले। ठीक है, क्लियर। और वीपीसी को एक नाम देना है। आप अपने यूजुअली आप अपने जो प्रोजेक्ट का नाम है वो वीपीसी में कैरी करोगे, राइट। ठीक है, तो इमेजिन करिए हमारे प्रोजेक्ट का कुछ नाम है। जस्ट वन सेकेंड, I'll just wipe this off. And just imagine the name of our project is Red Sea. So we are launching a new brand, okay? And for this new brand, we want to host an IT infrastructure. And the project name of this brand is Red Sea. So मैंने इसको इस VPC को नाम दे दिया Red Sea 1. And just imagine this is going to be a test infrastructure or production infrastructure. I'm going to call it production. Okay. So this way it becomes easier, right? क्योंकि आप मल्टीपल वीपीसीज बनाओगे अपने अकाउंट के अंदर, एंड टू रियलाइज कि कौन से वीपीसी में आप क्या कर रहे हो, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट कर रहे हो। तो दिस शुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये बनाया कि रेड सी वन डैश प्रोडक्शन, दिस इज द नेम ऑफ माई वीपीसी। दिस वीपीसी इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन वर्जीनिया रीजन, एंड वी आर गोइंग टू यूज 10.1.00/16 इन दिस वीपीसी। रिमेंबर, एक बार ही लो ऐसा आईपी एड्रेस स्पेस लो जहाँ पे काफी ज्यादा आईपी एड्रेसेस हो। देखिए, वीपीसी को आगे चल के स्केलिंग करने में इश्यूज होते हैं। ओके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीपीसी को एक ही टाइम इतना बड़ा बना लो कि बाद में आपको स्केलिंग करने में लाइक जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर साइड ये भी केयर करना कि बहुत ही ज्यादा आईपी एड्रेसेस आप नहीं यूज करो। अभी देखिए, मैंने जो वीपीसी यूज किया है, जो मैंने ब्लॉक यूज किया है, साइडर ब्लॉक। ओके, इस ब्लॉक में अगर आप देखोगे /16 का मैंने साइडर ब्लॉक यूज किया। इसमें अगर आप जानते हो, आई विल गेट 65,536 आईपी एड्रेसेस over here. So many IP addresses I'm reserving for this VPC. The question is, will I be creating that many virtual machines or resources in this VPC? And definitely, I may not create it. Okay, but there are companies, for example, Netflix, yeah, other companies, they have like 100,000 plus virtual machines in AWS. अगर आप Netflix का काउंट देखोगे, how many virtual machines, how many EC2 instance they have in AWS? They have more than 100,000, लाखों instances उनके पास। तो 65,000 एड्रेसेस उनके काम में नहीं आएंगे, उनको और भी ज्यादा आईपी चाहिए। तो यही बात है कि पहले आप अपने स्केल को रियलाइज कर लेना कि आपको कितने मशीन्स होंगे। आपके 100 या 200 या मे बी 1,500, 3,000 आपके पास रिक्वायरमेंट होंगी, तो वो हिसाब से आप बना लेना। ठीक है, अभी के लिए आई एम जस्ट टेकन अ लार्ज नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन दिस वीपीसी। ओके, एंड दिस विल बी सफिशिएंट फॉर मी। ओके, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। अभी देखिए, ये हमने एक रेड सी वन डैश प्रोडक्शन, हमने एक वीपीसी बनाया वर्जीनिया रीजन का। ये वर्जीनिया रीजन में वीपीसी बनाना है और ये एड्रेस स्पेस हमें इसमें यूज करना है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट क्विकली गो इनटू AWS। ओके, इन Amazon Web Services, we'll just go to Virginia region, which I'm already connected to. And to create this VPC, I'll just quickly search over here, VPC. So if you search here in the search area, if you type VPC, you'll very quickly find VPC option available over here. Once you have this VPC option available with you, you just click on it and you should be inside your VPC. Okay, तो ये VPC का एक डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सारे एलिमेंट्स देख सकते हो। हमें जो एलिमेंट में इंटरेस्टेड है, इट इज ओवर हियर, योर VPC. So we can go into this option over here, your VPC, and here we can create the VPC of our choice. अभी रिमेंबर, हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ प्लान बनाया वीपीसी बनाने का। We have not chosen which router are we going to use, which switch are we going to use, do we need any firewall or load balancer? Actually, Amazon में this is not the thing that you are going to do here. ठीक है, routers, switches or the infrastructure, physical infrastructure is ensured and available by Amazon. Amazon खुद प्रोविजन करता है फिजिकल इंफ्रा। ठीक है, तो आपको राउटर्स स्विचेस खरीदने की जरूरत नहीं। तो जो अंडरले है वो Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरले जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो AWS जो मॉडल्स के ऊपर AWS सर्विसेज ऑपरेट करती है, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, दे आर बेस्ड ऑन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो अंडरलाइन जो नेटवर्क है वो Amazon ने पहले से अपने डेटा सेंटर में बनाया है। आप उसके अंदर एक लॉजिकल नेटवर्क बना रहे हो। ठीक है,
और इसको सिर्फ हम लॉजिकल नेटवर्क नहीं कहेंगे, वीपीसी हमारा एक आइसोलेटेड लॉजिकल नेटवर्क है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर में। एज दिस टाइम हम लोग एक वीपीसी बना लेता हूँ आपके लिए। तो दिस इज योर वीपीसी ओवर हियर, ये बटन पे जाना है आपको और इंश्योर करना है आप रीजन करेक्ट चूज किया। तो हमारा रीजन जो है नॉर्थ वर्जीनिया है एंड वी आर ऑन दिस ऑप्शन योर वीपीसी। इन दिस केस वील क्रिएट अ न्यू वीपीसी। ओके, हम क्रिएट वीपीसी के बटन पे क्लिक करेंगे and we'll call this VPC, we'll give the name to the VPC. In this drawing board, we have given redc1 dash production. So I'll just give it redc1 dash production is the name of my VPC. Okay. And this VPC, as we can see over here, will use IPv4 address. And the exact IP address is going to be 10.1.0.0/16. So that is the IPv4 v6. I'm sorry, IPv4 CIDR block that we are going to assign to this VPC. Okay. अभी रिमेंबर यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, Amazon यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता है what you can do, मतलब what is the CIDR block that is supported. तो CIDR block size must be between /16 and /28. तो Amazon बोल रहा है /16 through /28 वाले CIDR blocks जो है वही सपोर्टेड है, यही साइडर ब्लॉक से जो सपोर्टेड है। इसके अलावा दूसरा कोई साइडर ब्लॉक स्पेस लेने जाओ जैसे कि /8 नॉट सपोर्टेड। ओके, तो मतलब /20 अगर आप लोगे /20 इट विल बी सपोर्टेड, /22 लोगे /21 लोगे इट विल बी सपोर्टेड, लेकिन /29 नहीं सपोर्ट होगा, /15 नहीं होगा, /14 नहीं होगा, 16 से 28 तक का जो वैल्यूज है वो सपोर्टेड होंगी। ओके, तो बेसिकली लाइक अगर आप AWS में VPC लॉन्च कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि VPC का साइज क्या होगा जो सपोर्टेड होगा, /16 से /28 होगा। अब इन दिस केस वी आर नो मोर रिक्वायर्ड, हमें जरूरत नहीं है IP वर्जन 6 की। तो Amazon खुद बोल रहा है नो IPv6 साइडर ब्लॉक अभी, बट एनीवे Amazon क्या कर रहा है अंडर द हुड, Amazon के नेटवर्क में जो Amazon के रिसोर्सेज कम्युनिकेट कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं IPv6। अगर आप चाहते हो आपको IPv6 यूज करना है आप कर सकते हो, इट्स नॉट दैट कि आप Amazon में AWS में अपनी VPC लेवल के ऊपर IPv6 एड्रेस नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपको IPv6 एड्रेस यूज करना है इट इज एन ऑप्शन टू यू, बट ओनली थिंग इज आप जो यूनिक लोकल एड्रेस होते हैं ULA, ठीक है, IPv6 के, वो अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकते। Amazon इज गोइंग टू डिसाइड विच IP एड्रेस आई बी गोइंग टू यूज। अगर आपके पास ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस का रिजर्वेशन है IPv6 का तो यू कैन कैरी योर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस एंड Amazon में पूल क्रिएट करके IPv6 का आप वो पूल यहाँ पे फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज Amazon के अंदर या तो आप ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस यूज कर सकते हो या यूनिक लोकल एड्रेस जो है ULA वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ULA जो होगा Amazon खुद आपको असाइन करेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन IPv4 में आप अपनी मर्जी से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर ही डिसाइड किया 10.1.0.0/16 मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट आई क्लिक क्रिएट VPC। सो गाइस माय VPC गेट्स क्रिएटेड ओवर हियर। ओके, तो आप देखोगे अगर योर VPC बटन पे क्लिक करके तो हमारा ये रेड सी प्रोडक्शन जो VPC है दैट गॉट क्रिएटेड। ओके, तो तरीका बहुत आसान था, आई जस्ट वेंट टू क्रिएट VPC। ओके, and here I gave the name to the VPC, जैसे कि in this case redc1-production. Okay, this is the name of my VPC that I created. In this case I mentioned like मेरा जो IPv4 CIDR block होगा that is going to be 10.1.1.10.0.0/24. This is the one network that I'm going to use over here, and I'm not going to use IPv6. Exactly same configuration है जैसे पिछले टाइम था। अभी इस टाइम अगर मैं क्रिएट VPC बटन पे क्लिक करूँ ये भी VPC बन जाएगा। आई एम क्लिकिंग हियर एंड नाउ यू शुड बी एबल टू सी इट डिड नॉट प्रॉम्प्ट मी एरर, इट डिड क्रिएट द सेम VPC फॉर मी। इफ यू ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो redc1-production, दोनों VPC का नाम एग्जैक्टली सेम है। अगर आप नोटिस करोगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक जगह पे आई चेंज्ड इट, यहाँ पे /24 दिया था। एक मिनट, आई जस्ट क्विकली डिलीट दिस ऑफ। Okay, deleting VPC is also simple, and here I can delete it. Okay, so I'll just quickly create a VPC one more time. I'll call it like redc1-production.
Okay, and I'm going to give it the address space 10.1.0.0/16. Okay, and very quickly, like, I'll launch this, create the VPC. So guys, my VPC got created here. If we see, the name of both the VPCs is exactly the same. And if we see, the IP address space used by both of them is also the same. Okay. So you must be wondering कि ऐसा कैसे हो गया कि दो VPC exactly same नाम के, exactly same IP configuration के कैसे क्या बन गए, कैसे क्या Amazon ये सपोर्ट करता है। देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले आपको ये बोला था कि जो VPC होता है Amazon का, ओके, वो एक आइसोलेटेड रिसोर्स है। ओके, तो Amazon's VPC is an isolated resource। इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि here you have one VPC over here and you have like hundreds of VPC available in AWS. So just for namesake, I'm calling this VPC 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So I have 5 VPCs here. But you and me, we being human beings, we can understand that Amazon has 5 VPC in this case, according to this diagram. But VPC 1 is isolated. It simply means VPC 1 cannot see other VPCs. According to VPC 1, he is the only VPC. Okay. On the other side, all the other VPCs also are similar. Okay. There's a VPC 3 doesn't know. There are other VPCs as well. He feels like he's the only VPC created in AWS. तो एक VPC दूसरे VPC को देख नहीं सकता, कोई दूसरा VPC किसी और VPC को देख नहीं सकता। तो ये VPCs they are blind, सिंपल है, ये अंधे होते हैं। VPCs are blind, VPCs can't see other VPCs. Okay, as a result of which my VPC 1 cannot see other VPCs, तो it will not be able to see कि यहाँ पे और भी VPC बना है AWS में जिसका नाम VPC 1 है, वो देख ही नहीं सकता ना, तो दूसरे VPC को देख ही नहीं सकता, तो उसका नाम कैसे क्या देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे VPC को, ठीक है, हमारे VPC को पता ही नहीं कितने VPCs है, उसे पता ही नहीं VPC 1 नाम की कितने VPC है। तो VPC क्या होता है, एक आइसोलेटेड रिसोर्स होता है। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक और एक चीज होती है, इस VPC के अंदर कोई रिसोर्स था, कोई वर्चुअल मशीन अगर आपके पास है, तो ये वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली किसी दूसरे VPC के वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली, यू हैव टू डू सम कॉन्फ़िगरेशंस फॉर दिस। ओके, तो VPC जो होता है ना, दिस इज एन आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्स। VPC होता है आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्स इन AWS। One VPC doesn't knows how many VPCs are there outside. Vice versa, other VPCs don't know how many VPCs are again available. ठीक है, तो you can create as many VPCs as you want with the same name, with the same IP configuration. Okay, so if you were concerned कि सर मैं अगर ये VPC 1 को IP एड्रेस दे रहा हूँ, तो किसी और कस्टमर ने अगर ये IP एड्रेस यूज किया है तो कैसे मैं असाइन करूँ, कर सकते हो, क्योंकि दूसरे कस्टमर्स ने अपने VPC में कौन से IP यूज किए आपके VPC को नहीं पता। वाइस वर्सा, आपके VPC में आप क्या कर रहे हो वो दूसरे किसी VPC को नहीं पता। So you can have thousands of or millions of networks in AWS with the same IP configuration, and they may even have same name, but there will be no conflict because they are blind, they are isolated. ठीक है, चलिए। अच्छा, you get one more option over here. Just imagine you have so many virtual machines or other types of resources in AWS that you have eaten up all the IP addresses available that we have made available in one of your VPCs. You have an option to extend your VPC. You can scale your VPC by adding one more IPv for CIDR block. So remember, you can add one more IPv for CIDR block, but you cannot change the root CIDR block. When you were creating a VPC at that time, the IP addresses that you have given, okay, they cannot be changed. Okay, they will remain the same. So what we can do, if we want to scale a VPC, we want to allow this VPC to accommodate many more resources, we can select it, go into an option over here called under actions menu. We can go to an option, edit VPC settings. Okay, so choose your VPC, go to edit VPC settings. Under edit VPC settings, okay, I'm sorry, we'll choose a VPC. Under actions, we should be finding an option, edit CIDRs. I'm sorry, this is the option, edit CIDRs. Once you go to edit CIDR, you can add a new IPv4 CIDR block. Okay, so this can be done manually.
Abhi, now remember, the address that we had given was 10.1.0.0/16, which belonged to class A space. Now, if I give a class B address, that should not be acceptable. For example, 172.16 dot maybe 172.16.0.0/16. If I try to add this one, I shall see an error. Okay. So Amazon says ki 172.16.0.0 is restricted. Use a cider from the same private address range. What it is trying to say, आपका जो पहला एड्रेस था ना क्लास ए का था, उसमें क्लास ए का ही एड्रेस आपको देना है. क्लास बी या क्लास सी डिसकंटिन्यूअस अगर आप नेटवर्क्स यूज करना ट्राई करो तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके. तो आई डोंट नो व्हाई, for what reasons Amazon is not allowing you to use class B or class C as well over here, but anyway you cannot do that. Okay. So in that case you have to like close this error, close out of here, and one more time you'll have to go into actions and then edit ciders. And this time when I try to add a new cider, I will be sticking to the same network 10 dot let's say 5.3.0/24. तो 20 साइडर ब्लॉक चेंज करूंगे चलेगा, लेकिन क्लास ए चाहिए. कंटिन्यूअस नेटवर्क नहीं होगा, सिक्वेंशियल नेटवर्क नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन क्लास ए चाहिए. तो इफ आई सेव इट विल वर्क. ठीक है. तो मतलब 10.1.0 के जगह पे मैंने अभी 10.2 लेना चाहिए था कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन नहीं लिया मैंने, ऐसा मैंने 10.5 लिया. तो ये चल जाएगा, दिस विल वर्क. पहला वाला नेटवर्क /16 था, दूसरा वाला नेटवर्क /24 है, ये भी चल जाएगा. ठीक है. लेकिन 172 नहीं चलेगा. 172 क्लास बी का नेटवर्क है या 192 क्लास सी का नेटवर्क है, दोज वोंट वर्क हियर. अभी रिमेंबर, एक नेटवर्क अगर आप रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन रूट जो साइडर ब्लॉक था उसको आप रिमूव नहीं कर सकते. ओके, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन हियर. रूट को रिमूव नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते हो. हाँ, अगर आप एडिट करना चाहो तो ये जो एडिशनल ब्लॉक था इसको रिमूव करके नया जो एडिटेड वैल्यू है आप एंटर कर सकते हो. ओके. एंड व्हेन यू क्लोज दिस, so this thing got updated, and here we can see one of our networks over here has 2 cider blocks, and these are the respective cider blocks. Okay. So hopefully these things are very much clear कि VPC क्या होता है. VPC एक वर्चुअल नेटवर्क है, एक आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क है इन Amazon वेब सर्विसेज. ओके. साथ में हमारे VPC के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हम लोग एक रूट एड्रेस स्पेस को रिमूव नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते. तो ऐसी कुछ चीजें आपको याद रखनी है अबाउट VPC. अभी यहाँ पे एक और एक चीज है, इफ यू सी दिस ऑप्शन हो गया, ये डिफॉल्ट VPC होता है. एक्चुअली डिफॉल्ट VPC को कोई नाम नहीं होता है. आई हैव चेंज्ड दिस यूजिंग दिस एडिट ऑप्शन एंड आई हैव नेम्ड इट डिफॉल्ट VPC. अभी लाइक इमेजिन लाइक यू आर अ डेवलपर. ठीक है. यू आर अ डेवलपर एंड you don't know much into networking, you don't know routing के concepts क्या होते हैं, static routing क्या होता है, या फिर आप नहीं जानते हो इंटरनेट गेटवेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है. You want to create a virtual machine quickly and run your application, test your application into that virtual machine. Creating virtual machine in AWS is very simple. Just एक ऐसे कोई वीडियो आप YouTube पे देख लो और एक virtual machine को quickly आप spin कर सकते हो on AWS account of yours, and you can very quickly connect to that virtual machine and you can run your application. But imagine करो इस वर्चुअल मशीन में इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्किंग भी चाहिए था आपको. ओके. अगर आप VPC अगर आप Amazon आपको नहीं दे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो आपको नेटवर्किंग बनाने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा. What I'm trying to say, as a developer, you don't know networking. You want to quickly create a virtual machine and test your application in that virtual machine. So creating virtual machine can be easily done by just watching a video on YouTube. You can easily come to conclusion कि कैसे VM बना सकते हैं. आप ट्राई करो, आपका VM बन जाएगा. लेकिन सोचिए इस VM के नीचे नेटवर्क चाहिए. वो नेटवर्क अगर डिफॉल्ट नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो, जो डिफॉल्ट VPC जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, ये अवेलेबल नहीं हो, तो आपको खुद से कस्टम क्रिएट करना होगा एक नेटवर्क. तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि डेवलपर्स यूजुअली डोंट नो नेटवर्किंग. फॉर अ डेवलपर टू लर्न और टू इम्प्लीमेंट अ नेटवर्क इज अ वेरी टीडियस टास्क और अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ फॉर हिम. So basically what Amazon does is Amazon simplifies the process for developers by providing a default VPC. So default VPC is a fully functional VPC. It has routing, internet configuration, everything configured by default by Amazon. And there will be a default VPC in every single region. So if you created if there is a default network in Virginia, so it is only in Virginia. In California, you have a dedicated default network over there, which only belongs to California. It will not be here in Virginia.
तो एवरी रीजन हैज इट्स ओन डिफॉल्ट नेटवर्क, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, if you have 10 regions in Amazon AWS, so basically you have 10 default VPCs. Okay, so sometimes I'm calling a default network or default VPC, so they are one and the same. Okay, so remember, Amazon will provide you one network in every region. Okay, हर region में Amazon will have one network at least. So default network is for developers or for people who don't want to waste their time setting up a network. They quickly want to spin up a virtual machine and do something on their virtual machine. So default network is good for such use case. Okay. Anyway, if you don't want this default network, you can very easily delete it. Here you have under actions delete VPC option, and you need to just type here delete default VPC. So there is something that you have to do over here. If you scroll down, you have to acknowledge this, and यहाँ पे इस text area में you will have to type it delete default VPC and the default network will be deleted. Okay. अभी एक region में एक ही default network होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है. Okay. And just imagine that default network of yours, you have deleted it. So under actions, you can also create the default network from your first option ही दिख रहा है आपको. In case it was deleted, then you can create it. Already it is there ना, so you will not be able to create it. Okay? चलिए ठीक है. So जो VPC हमने बनाया था RedC1 प्रोडक्शन, जिसमें 2 साइडर ब्लॉक्स है, जिसको हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्टिंग वगैरह किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. एक्शन एंड देन डिलीट. And here I'm going to just type delete over here so that I can delete this. So things that you need to remember about VPCs is very simple. What is VPC? VPC is a virtual network in AWS. It is a virtual network in AWS to which you connect your EC2 instance so that they can communicate to other instances or on the network or on the internet. I'm sorry. तो VPC एक वर्चुअल नेटवर्क है AWS का, जिसमें आपके AWS के वर्चुअल मशीन, जिनको हम EC2 इंस्टेंस कहते हैं, इन वर्चुअल मशीन्स के नीचे का ये नेटवर्क होता है. ये नेटवर्क के जरिए आपके मशीन से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर इन मशीन्स को इंटरनेट एक्सेस मिलता है वाया VPC. ओके, ये पहली चीज है. दूसरी चीज, VPC आइसोलेटेड होता है. एक VPC के अंदर जो IP कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप या जो सेटिंग्स करते हो, ये दूसरे VPCs को नहीं पता होती है. इनफैक्ट दूसरे VPC को यही नहीं पता होता है कि कितने और VPCs है, और ये VPC जो हम मैनेज कर रहे हैं ये भी एक VPC है. ठीक है, तो दूसरे VPC या हमारा VPC कोई दूसरे VPC को देख नहीं सकता है. VPCs can't see each other. ठीक है, दे आर ब्लाइंड. तीसरी चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब आप VPC बनाते हो, ठीक है, उसके साथ जो एड्रेस आप देते हो, ठीक है, उसका रेंज जो होता है ना 16 से 28 होता है. जो उसका साइडर ब्लॉक का रेंज है वो 16 से 28 है. इसके कम 16 से कम वाला साइडर या 28 से बड़ा साइडर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो एरर देंगे आपको. आखिरी चीज ये है VPC के बारे में कि जब आप एक VPC बनाते हो, ये एक रीजन के लिए ही बनता है. जैसे हमने बनाया VPC वर्जीनिया में बनाएंगे, ठीक है. अगर आप लंदन में या मुंबई के रीजन में जाके चेक करोगे अमेजोन के, तो ये VPC वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, तो VPC एक रीजन स्पेसिफिक रिसोर्स है, एक ही रीजन में बनता है. ये ग्लोबल रिसोर्स नहीं है, मल्टीपल रीजन के अक्रॉस इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता. ठीक है, और लास्टली एक फाइनल चीज बचती है यहाँ पे कि जो VPC है, इसको क्रिएट करने से पहले आपने अच्छे से प्लान करना है. इसका नाम क्या होगा, इसको कौन से रीजन में आपने डिप्लॉय करना है, और लास्टली इसका IP एड्रेस क्या होगा. VPC के अंदर जो IP एड्रेसेस यूज कर रहे हो, किसी ऑन प्रेमाइसिस ब्रांच ऑफिस से आपके कन्फ्लिक्ट ओवरलैप नहीं हो वो, या फिर आप जो उसका नाम दे रहे हो कुछ तो लॉजिक बने, ताकि आप देखने के साथ ही रिकॉग्नाइज कर सको ये VPC एग्जैक्टली क्या करने वाला है. और लास्टली आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यूजर जिस लोकेशन में, जिस जोग्राफिकल लोकेशन में आपके यूजर्स है, उनके आसपास में ही ये VPC बनना चाहिए. अगर आप VPC को ज्यादा डिस्टेंट लोकेशन पे प्रोविजन करते हो, तो हम जानते हैं इंटरनेट स्लो होता है. ओके, इंटरनेट इज अ स्लो नेटवर्क, स्लो इन टर्म्स ऑफ डिले. इंटरनेट आप 100 Mbps के स्पीड में परचेस कर सकते हो, बट द टाइम टेकन फॉर योर ट्रैफिक टू रीच द डेस्टिनेशन एंड द टाइम टेकन फ्रॉम डेस्टिनेशन फॉर यू टू रिसीव द रिप्लाई कैन बी सिग्निफिकेंटली हायर. हम सिंपली इस डिले को मेजर कर सकते हैं लिटरली. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप कॉल. अगर आप व्हाट्सएप पे किसी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो व्हेन यू से हाय हाउ आर यू, और व्हेन ही इज रिप्लाइंग, तो यू कैन जस्ट कंसिडर देयर, यू कैन जस्ट लाइक सी देयर इज अ डिले काइंड ऑफ थिंग. आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाता है कि उन्होंने थोड़ा देर पहले हेलो बोला था, और इंटरनेट से जब वो ट्रैफिक आप तक पहुंची है, थोड़ा सा टाइम लग गया इंटरनेट को उस पैकेट को आप तक डिलीवर करने में.
तो इसे लेटेंसी या डिले कहते हैं हम लोग। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स लेटेंसी कॉज करते हैं, कुछ फैक्टर्स डिले कॉज करते हैं। एंड रिजल्ट यही होता है कि टाइम लग जाता है डेटा को आप तक पहुंचने में। इससे कस्टमर जो एक्सपीरियंस है आपका या यूजर एक्सपीरियंस है वो इम्पैक्ट होता है उससे। तो आपके एंड यूजर्स बोलेंगे कि यार आपकी वेबसाइट उतनी अच्छे से काम नहीं करती जितनी दूसरी काम करती है। तो आपको फीडबैक या आपका जो एंड कस्टमर का जो रिव्यू होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, या थोड़ा सा लाइक मतलब आपके कस्टमर्स एनॉय हो सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर रही है कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो ट्राई टू प्लेस योर वीपीसी अराउंड नेक्स्ट टू योर कस्टमर। तो जिस रीजन में आपके कस्टमर्स है उनके आसपास में वीपीसी बनाओ। तो मैंने अज्यूम किया था मेरे कस्टमर्स यूएस में होंगे। ओके, ठीक है। तो इसलिए मैंने वर्जीनिया रीजन में अपने वीपीसी को डिप्लॉय किया। ठीक है। एनीवे, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वीपीसी। अभी वीपीसी के बाद अगले एलिमेंट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सबनेट। ओके, so in a VPC you are going to create subnets. So I'll just erase a few things from this topology. Now we'll be talking about subnet. Okay, so after creating a VPC हमें subnets बनाने होते हैं। तो this blue color thing is going to represent my subnet for me. So I'm going to create two subnets in this VPC. So remember guys, when you create this subnet, okay, you can give a name to your subnet. तो जब भी आप subnets बना रहे हो ना, you can call them something. Like for example, this is subnet 1 and this is subnet 2. Okay, so you can call them subnet 1, subnet 2. ठीक है, या फिर आप और लॉजिकल नेम्स यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन कॉल दिस एज फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड डैश 1, दिस इज गोइंग टू बी फ्रंट एंड डैश 2 डैश 2। क्लियर? तो पहले सबनेट में मेरे फ्रंट एंड सर्वर्स होंगे, मेरे वेब सर्वर्स होंगे, दूसरे में भी मेरे वेब सर्वर्स होंगे। तो हम दो सबनेट क्यों बना रहे हैं? जस्ट टू होस्ट अ वेब सर्वर्स। दो अलग अलग सबनेट क्यों बने हमने? क्योंकि ये अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स पे होंगे। एक सबनेट को हम अवेलेबिलिटी जोन ए पे लॉन्च करेंगे, दूसरे को लॉन्च करेंगे अवेलेबिलिटी जोन बी पे। सो गाइज, अवेलेबिलिटी जोन इज अ डेटा सेंटर। इन सिंपल लैंग्वेज, अवेलेबिलिटी जोन इज अ डेटा सेंटर। वर्जीनिया जैसे रीजन में अमेजोन के 6 डेटा सेंटर है। ओके, अभी देखिए अमेजोन मल्टीपल डेटा सेंटर्स हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमें ऑफर करता है। अभी इमेजिन करिए आपने ना एक वेबसाइट होस्ट किया है ऑन अ सर्वर इन वन डेटा सेंटर। You are also hosting the same website on one more server in another data center. If due to some natural calamity जैसे कि earthquake या फिर मे बी flooding या फिर कोई lightning strike या फिर human error जैसे कि कोई तरीके का like wrong configuration, ठीक है, human error की वजह से आपका डेटा सेंटर फेल हो जाता है या कुछ पोर्शन ऑफ डेटा सेंटर क्रैश हो जाता है, एंड दिस इम्पैक्ट्स वन ऑफ योर सर्वर्स जिसके ऊपर आपका वेब एप्लीकेशन होस्टेड था। So still your web application can continuously be available to your users क्योंकि और एक सर्वर है आपके पास दूसरे डेटा सेंटर पे। तो guys, the point is this: if you are going to host a very critical application, it is recommended कि आप एक सर्वर यहाँ पे बनाओ अपना, एक सर्वर यहाँ पे बनाओ। ये दो अवेलेबिलिटी जोन्स है। ओके, क्लियर? तो इसमें क्या होगा, आप सेम एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे होस्ट कर रहे थे, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर होस्ट कर रहे थे, ओके, वो सेम एप्लीकेशन आप यहाँ पे भी होस्ट करेंगे। यू आर गोइंग टू होस्ट द सेम एप्लीकेशन ऑन टू वर्चुअल मशीन्स, एंड दीज टू वर्चुअल मशीन आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट डेटा सेंटर्स। ठीक है, if one of the data center crashes, if one of the data center crashes, still you have the application serving your customers from another data center. So this benefit you get because of this implementation, this type of strategic implementation or deployment. So as a result, I am going to set up at least two servers, two subnets, I'm sorry. One is front end one and the other one is front end two. इस तरीके के मैं दो सबनेट्स सेटअप करने वाला हूँ और दोनों सबनेट में अपने एप्लीकेशन सर्वर्स का डिप्लॉयमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, सो रिमेंबर दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अभी Amazon एक चीज और ध्यान देता है, when availability zones are created within a region, मतलब when data centers are created within a given region, ठीक है, तो Amazon ensures कि इन डेटा सेंटर्स में मैक्सिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर तक का है।
अगर कोई भी रीजन से एक डेटा सेंटर क्रैश हो जाता है, ठीक है, सो डेटा सेंटर्स वोंट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, कि एक डेटा सेंटर और दूसरा डेटा सेंटर सेम नेचुरल रीजंस के वजह से क्रैश हो जाए, ठीक है, जैसा फ्लडिंग या कोई चीज। तो Amazon इंश्योर करता है कि आप एक मीनिंगफुल जोग्राफिकल डिस्टेंस रखो अपने दोनों डेटा सेंटर्स के बीच में विद इन द सेम रीजन, ठीक है। तो Amazon इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करता है, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट डिजाइन फ्रॉम Amazon। तो वर्जीनिया में उनके पास 6 डेटा सेंटर है, मुंबई में उनके पास 3 डेटा सेंटर है, ठीक है। दूसरे रीजन्स जो है Amazon के, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ओरेगॉन में 5 डेटा सेंटर है, लंदन में 3 डेटा सेंटर है। इमेजिन करो लंदन का एक डेटा सेंटर कुछ हो जाता है तो दूसरे डेटा सेंटर्स उससे 50-60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, तो एक डेटा सेंटर क्रैश हो गया तो दूसरे लंदन के 2 डेटा सेंटर्स वो इंटैक्ट रहेंगे, दे विल वर्क फाइन, एंड द कस्टमर्स हु हैव डिफाइंड हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन इन लंदन रीजन एज पर Amazon नॉर्म्स, उनके एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली डिलीवर होंगे उनके कस्टमर्स के लिए, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूटिलाइजिंग द Amazon's इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू क्रिएट 2 सबनेट्स। अभी रिमेंबर, each subnet has its own subnet, has its own CIDR block, okay. For example, front end one will be like 10.1.1.0/24, and front end 2 is going to be 10.1.2.0/24. So both of them are going to have different CIDR blocks, okay. तो आप अगर नोटिस करोगे इस केस में, बिकॉज ऑफ /24 you get 3 octets of network. Here you have 3 octets of network. Here again you have 3 octets of network. So you have 2 different networks in 2 different subnets. Okay. So this is how our design is supposed to be. And these both subnets are in the same region of Virginia, but they are belonging to different availability zones. Front end 1 is belonging to availability zone A, and front end 2 is belonging to availability zone B. So guys, we'll quickly deploy this subnets. Okay. So we'll just quickly go into AWS. Here, under the VPC option, you have the subnet option. Just click on this. Now, these are the default subnets, and these subnets are created for our default VPC. Okay. So here we can see the VPC details for which the subnets were created. They were created, all of them were created for default VPC. We want to create our subnet for our custom created VPC in the previous step that we created. I'm going to click here, create subnet button over here. And I'm going to choose my VPC from the list. So red-c1-production, this is the VPC जिसको हमें use करना है. That is the VPC that I want to use. Okay. Subnet को नाम देना हमें यहाँ पे. We'll call it like front end 1, FE1, ठीक है. And preferred availability zone is going to be availability zone US East 1A. And this is going to be the network that we are going to use. Okay. And in this network, our subnet is going to be 10.1.1.0/24. So this is the subnet that we are going to use in this VPC. Okay. Okay. So guys, this is how you create a subnet. Give a name to your subnet, choose the availability zone, okay, and define the CIDR block. If you want to add one more subnet over here, you can click this button to add one more subnet. And here, this is going to be front end 2, FE2. In the availability zone 1B, the previous one was in US East 1A. Okay, and this one is US East 1B. Now remember guys, Amazon gives every region a region code. तो अगर आप बोल रहे हो, अगर आप सोच रहे हो ये US-East-1 ये क्या है, ये आपका वर्जीनिया रीजन है. So that is my Virginia region. Okay. So Amazon gives a region code. So this is the region code. This is the region code for Virginia. Fine. तो US East 1 जो है ये region code है Virginia के लिए. And in there you have the availability zone A या B या C. So your data centers within the same region are called A, B, C, D and so on. उनको अलग अलग availability zones को labels होते हैं ऐसे. ठीक है. तो वर्जीनिया इज US East 1. अभी देखिए क्या होता है कि द नेम्स ऑफ सिटीज आर वेरी कॉमन, आर वेरी रिपीटेड. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जानते हो लंदन, तो देयर कैन बी 3 या 4 डिफरेंट लंदन्स ऑन अर्थ. मतलब इस दुनिया में 3 या 4 लंदन के सिटीज है. जैसे कि एक लंदन तो हम जानते हैं यूरोप में, और एक लंदन है समवेयर इन US. ठीक है.
मे बी एक लंदन हमारा अफ्रीका में हो सकता है, ठीक है। तो रीजन के नाम जो होते हैं ना, कोई नेम ऑफ प्लेसेस, पर्सन, ठीक है, या नेम ऑफ थिंग्स कैन बी सेम। जैसा मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे शिवाजी नगर में, इंडिया में हजार जगह है जिसको नाम शिवाजी नगर है, ठीक है। पुणे में शिवाजी नगर है, मुंबई में शिवाजी नगर है, कोल्हापुर में शिवाजी नगर है। तो लाइक अगर आप देखोगे ना तो नेम्स आर वेरी रिपीटेड, ठीक है। तो लाइक एवरी रीजन ऑफ Amazon शुड हैव अ यूनिक नेम। तो Amazon ने रीजन कोड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ठीक है। तो हो सकता है Amazon को इन फ्यूचर आफ्टर अ फ्यू इयर्स उन्हें लगता है कि एक डेटा सेंटर की जरूरत है इन साउथ यूएस, ठीक है, या फिर इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में जहाँ पे उन्हें वो डेटा सेंटर सेटअप करना है, उस एरिया का नाम वर्जीनिया है, वो एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, टू द नेम ऑफ अ रीजन ऑलरेडी अवेलेबल इन Amazon। तो Amazon इसलिए रीजन कोड यूज करता है यहाँ पे, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन लाइक डिफरेंट रीजन कोड से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ओके। और वैसे इसको एपीआई नेम ऑफ रीजन भी कहते हैं। तो जब आप प्रोग्राम यूज कर रहे हो, जब आप कमांड्स यूज कर रहे हो AWS के, तो दिस इज द कोड दैट वी आर गोइंग टू यूज। ये रीजन कोड होगा जो हम लोग यूज करेंगे, हम वहां वर्जीनिया नहीं लिखेंगे, ओके। चलिए ठीक है। सो वंस वी हैव सेट अप ऑल द क्राइटेरिया, रीजन कोड वगैरह दे दिया हमने फ्रंट एंड टू वाले सबनेट का, यहाँ पर मैं फाइनली इसका एड्रेस स्पेस मेंशन करूंगा 10.1.2.0/24, ठीक है। तो ये सबनेट एड्रेस स्पेस है जो हमने यूज किया इन द entire network, and then create the subnet. So guys, both of our subnets will be created in a very short span. तो आप देख सकते हो front end 1 and front end 2, these two subnets which belong to this VPC, okay, is created, okay. So red_c1 is the code name of my project, ठीक है, and in this project we have front end 1, front end 2, two different subnets, and here it has like the IPv4 header block, ठीक है। So I hope guys this is clear to all of you, ठीक है। Now the next step is understanding internet gateway. Now in this case, we'll be talking about internet gateway as well, okay. Abhi, the thing is this, until now we have created a few things over here. We have created the VPC, we have created the subnets. Now we are going to create an internet gateway. Internet gateway is created within a region but not inside a VPC. So guys, this is going to be my internet gateway, okay. So that is going to be my internet gateway. Internet gateway. So internet gateway is going to be created in the same region but not in a VPC. It gets attached to your VPC. So here you can attach your internet gateway to your VPC. So internet gateway gets attached to the VPC. इसे attach करना होता है, आपको इंटरनेट गेटवे को अटैच करना होता है आपके VPC से, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट ना इज मैनेज्ड बाय AWS। तो यहाँ पे अगर आप वर्जीनिया में अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी परचेस करना चाहते हो, आप पहली बात तो आप सोचोगे यार कौन है ISP इन वर्जीनिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली एनी ISP इन वर्जीनिया, ओके। उसे कॉल करना, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली द इंटरनेट गेटवे, दिस अप्लायंस ना, दिस वर्चुअल अप्लायंस, ओके, इसकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी जो है, ठीक है, टुवर्ड्स इंटरनेट, दिस इज मैनेज्ड बाय AWS, clear? So just remember, if you want internet in your VPC, in your network, if you want internet connectivity, create an internet gateway and attach it to your VPC, okay. So just remember this thing, if you want internet connectivity inside your VPC to your virtual machines, you just have to create internet gateway, attach it to your VPC. Now internet gateway for you and me is an internet connection, simple. It is not a router to which you have to again buy an internet connection from someone. It's not that. It is just a connection to internet. अभी इंटरनेट गेटवे परचेस करने के टाइम पे यू विल नॉट बी गिवन ऑप्शंस कि 20 Mbps का इंटरनेट या 100 Mbps का इंटरनेट। इंटरनेट गेटवे सिंपली कनेक्ट्स यू टू इंटरनेट, ओके। व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइज वर्चुअल मशीन यू आर क्रिएटिंग, यू गेट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑफ योर नेटवर्क, ठीक है, विद डिफरेंट साइज ऑफ मशीन्स।
तो जब आप वर्चुअल मशीन्स बना रहे हो AWS के अंदर, तो वो वर्चुअल मशीन के प्रोविजनिंग के वक्त जैसा साइज आप यूज करते हो उस हिसाब से उसकी नेटवर्किंग परफॉर्मेंस चेंज होती है। अकॉर्डिंगली इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट या स्पीड ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वर्चुअल मशीन। इट डजंट डिपेंड्स लाइक कि आपने प्लान क्या परचेज किया है, इट्स नॉट दैट, ठीक है। सो रिमेंबर, वीपीसी बनाने के वक्त भी टोटल थ्रूपुट ऑफ वीपीसी आपको कुछ मेंशन नहीं करना होता है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर अगर आपने कभी नेटवर्क डिफाइन किया है तो आपने ये सोचा होगा कि कौन से एप्लीकेशंस होंगे, कितने मशीन्स होंगे, उनका नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी होंगी, कितना थ्रूपुट रिक्वायर्ड होगा नेटवर्क पे। तो ये सारे प्लानिंग होती थी, नेटवर्क इंजीनियर्स इस तरीके से सोचते थे ट्रेडिशनल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पे इंटरनेट के या फिर वीपीसी के इम्प्लीमेंटेशन में आपको परफॉर्मेंस या थ्रूपुट इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ प्लानिंग करनी है कि आपका नेटवर्क कैसा होगा, उसमें कौन से आईपी होंगे, उसकी स्पीड वगैरह डिपेंड करती है आपकी इंस्टेंस के ऊपर, आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर। डिफरेंट मशीन्स गिव्स यू डिफरेंट नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो डिपेंड करता है आप मशीन कैसी चूज कर रहे हो, उस हिसाब से आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस वेरी कर सकता है। ओके, सो रिमेंबर, हमें इंटरनेट गेटवे से बनाना है और उसे अटैच करना है वीपीसी से। अभी देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी वीपीसी पे एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच हो सकता है। अगर आप ये सोचेंगे मैं 3 इंटरनेट गेटवे अटैच करूंगा तो मेरा लाइक नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट अटैच मोर देन 1 इंटरनेट गेटवे टू एनी गिवन वीपीसी। तो एक ही इंटरनेट गेटवे वीपीसी को अटैच होता है। तो वीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग सोच रहे हैं तो वीपीसी कैन ओनली हैव 1 इंटरनेट गेटवे अटैच टू इट, ठीक है। अभी इंटरनेट गेटवे के कॉन्टेक्स्ट से सोचते हैं अगर, तो with respect to internet gateway, you can attach internet gateway to only one single VPC. If you have one internet gateway, you want to attach it to the second VPC, you cannot do this. You have to detach it from the first VPC, then you will be able to attach it to the second one. तो ध्यान में रखना, एक इंटरनेट गेटवे एक ही वीपीसी को अटैच होगा, एक वीपीसी पे एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं अटैच हो सकते। तो ये 1:1 का कनेक्टिविटी रिलेशनशिप है, यहाँ पे 1:1 का रिलेशनशिप है। One internet gateway attaches to one VPC, vice versa, one VPC can only have one internet gateway attached to it. So very quickly, like we'll go into AWS here, and यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का ऑप्शन है मेरा। अभी इंटरनेट गेटवे में अगर आप देखोगे, ये डिफॉल्ट वीपीसी पे कनेक्टेड इंटरनेट गेटवे आप देख रहे हो, इसका स्टेटस क्या है, अटैच्ड है। किस वीपीसी से अटैच्ड है, डिफॉल्ट वीपीसी से। अभी ये दूसरे जगह कहीं पे अटैच नहीं हो सकता, ऑलरेडी ये अटैच्ड है ना। तो मैं अगर एक्शंस में जाता हूँ और अगर यहाँ अटैच का ऑप्शन देखो, ग्रेड आउट है, ठीक है। तो आई कैन नॉट अटैच दिस इंटरनेट गेटवे टू एनी अदर वीपीसी। फॉर माई वीपीसी आई विल हैव टू क्रिएट अनदर इंटरनेट गेटवे। ओके, तो इंटरनेट गेटवे creation is the most simplest thing in AWS. You just have to call it something. I'll call it IGW1, ठीक है, and like create this. So guys, my internet gateway got created. Here you have a button to attach to VPC. Under actions, you can go and attach to VPC. Or let's imagine, like we'll go back to internet gateways. We can see the status of IGW1. It is detached. It is not yet attached anywhere. Okay. We can go to action, select this VPC internet gateway. First of all, इसको choose कर लो, पहले select कर लो इसको, और फिर इसको जाके attach to VPC करो. Okay. And here you can choose your VPC. You can only see red-C1. Okay. This is the VPC that we are able to see. We are not able to see any other VPC because the default VPC already has one internet gateway attached to it. Okay, so red-C1 is the only option available. So to this VPC, we are attaching the internet gateway. Okay, attach it. And now if I just take you to your I'm sorry, internet gateways option over here, so you can see IGW1 is attached to our custom created VPC. Okay, so guys, we have also done with internet gateway. Now remember, with every VPC, there are 3 things automatically created. When you create a VPC, there are 3 things that are automatically created. Okay, so I'll just 1 second, just a second. So when you create this VPC, there are 3 things created. The first thing is the main root table. The second thing is your default security group. And the third thing is your default
access control list. So guys, remember, when you create VPC, automatically these three things are created. For today's lecture, हम लोग interested नहीं है about default security group. Okay, I'm not interested for today in default security group and default ACL. Some other day we'll be talking about these two things. By the way, ये जो default security group है और default access control list है, ये दोनों जो technologies है, ठीक है, ये network traffic को manage करने की technology है. You can call them firewall, ठीक है. तो ये firewall जैसी चीज है जिससे आप है ना कोई ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको परमिट या डिनाई कर सकते हो. तो कौन से कनेक्शंस आप चाहते हो बने या कौन से कनेक्शंस नहीं बने, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो विद सिक्योरिटी ग्रुप एंड ECL. तो हम लोग इन दोनों के ऊपर एक डिटेल टॉपिक कवर करने वाले इन फ्यूचर, ठीक है. तो आगे चल के मैं इन पे बात करूंगा आपसे. बट एनीवे, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम मेन रूट टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं. तो रूट टेबल इज अ मैप ऑफ योर टोपोलॉजी, इज अ मैप ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है. तो रूट टेबल इन सिंपल लैंग्वेज, एकदम लो लेवल के लैंग्वेज पे, इट इज लाइक अ गूगल मैप, ठीक है. अगर आप जब गूगल मैप यूज करते हो, जब जरूरत पड़ती है उसकी, जब आपको ट्रैवल करना है, imagine from one point where you are, ठीक है, you want to travel to a destination point and you don't know the way to go there, you automatically start Google Map. तो गूगल मैप हम नेविगेशन के लिए, रास्ते आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. वैसे ही रूट टेबल होता है. अगर एक कंप्यूटर को कुछ पैकेट्स भेजने हैं, ठीक है, अगर कोई पैकेट्स ट्रैवल करना चाहते हैं आपके नेटवर्क पे और डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं, तो आपके पास रास्ता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए. तो ये रास्ता कौन से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन सा रास्ता जाना है, ठीक है, ये होता है रूट टेबल के अंदर, ठीक है. तो रूट टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रूट, और रूट इज अ वे टू रीच अ डेस्टिनेशन. रूट मतलब रास्ता, कौन सा रूट से जाना है, किस रूट से जाना है, ठीक है. तो हम लोग यूज करते हैं ना जनरली टर्म्स की, किस रूट से मुझे जाना है उस डेस्टिनेशन तक, तो ये रूट है. तो एक राउट टेबल के अंदर बहुत सारे रूट्स होते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन को जाने के लिए, ठीक है. तो अभी हम लोग रूट टेबल के बारे में बात करेंगे, और स्पेसिफिकली मेन रूट टेबल. मेन रूट टेबल को आपके सबनेट्स ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं. द बेस्ट थिंग इज योर सबनेट्स ऑटोमेटिकली गेट्स एसोसिएटेड टू द मेन रूट टेबल, ठीक है. हम मेन रूट टेबल ही यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर में. इन फ्यूचर जब हम लोग कोई एडवांस टॉपिक्स करेंगे, जैसा कि नैटिंग वगैरह कुछ कवर करेंगे, तो वो टाइम पे हम कस्टम रूट टेबल भी बनाएंगे. आज मैं डिफॉल्ट रूट टेबल यूज करके बताऊंगा आपको. ओके, ठीक है. सो आई जस्ट go back to my AWS and here is going to be my root table we deployed. तो ये जो है, this is going to be my root table. Okay, so that is my main root table, and your subnets, they will be attached to the main root table automatically. Your subnets are attached to the main root tables automatically. Okay, so हमारे दोनों सबनेट फ्रंट एंड 1 एंड फ्रंट एंड 2, they will be attached to the main root table. अब इस रूट टेबल में रूट होता है, ठीक है. तो इफ आई जस्ट टेक यू टू रूट टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फॉर आवर कस्टम क्रिएटेड VPC देयर इज अ रूट टेबल. ओके, so this is the root table and here we can see it is the main root table. Okay, and this is created for a custom created VPC. If I do a refresh now, actually हमारे पास टोटल नंबर ऑफ VPCs कितने, ओनली 2 है. तो रूट टेबल के सेक्शन में अगर मैं रिफ्रेश करूँ ना, तो एक रूट टेबल एक्चुअली मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, दैट्स व्हाई इट वाज विजिबल ओवर देयर. तो हमने 2 VPC बनाए थे ना कुछ देर पहले, रेड सी नाम से, ठीक है. तो एज अ रिजल्ट वो दिख रहा था यहाँ पे. तो ध्यान में रखना, हर VPC में एक ही मेन रूट टेबल होगा, एंड दिस इज द वन विच वी आर टॉकिंग अबाउट. तो दिस इज द मेन RT अंडरस्कोर रेड सी 1 डैश प्रोडक्शन. ओके, तो ये हमारा रेड सी 1 जो VPC है, उसका प्रोडक्शन रूट टेबल है, मेन रूट टेबल. ओके, अब इस रूट टेबल आईडी पे अगर मैं क्लिक करूं, तो हियर आई गेट लाइक एन ऑप्शन ऑफ रूट, ठीक है. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रूट. रिमेंबर, इंटरनेट वाला रूट यहाँ पे नहीं दिख रहा है. ओके, ठीक है. सो यहाँ पर आपको इंटरनेट का रूट ऐड करना पड़ता है. ओके, तो दिस इज द वे टू रीच इंटरनेट. हियर वी विल हैव अ वे टू रीच टू आवर इंटरनेट वाया दिस इंटरनेट गेटवे. So internet for a network engineer is always like 0.0.0.0/0. So this is like internet for a network engineer. So networking की टर्मिनोलॉजी में
in the language of networking numbers, internet is 0.0.0.0/0. तो मेन रूट टेबल में ये इंटरनेट का रास्ता मैंने ऐड किया टुवर्ड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंटरनेट गेटवे that is attached to my VPC. Okay, so hence like there will be internet fully functional in this VPC and it will be called as fully functional VPC. तो ये मुझे ऐड करना है, तो by default ये नहीं है यहाँ पे in the root section of the main root table of my VPC. ठीक है, I don't have any internet's root. I'll just go to edit root option over here, add a new root over here, and this root is going to be of internet and it has to go through the internet gateway. याद है थोड़ा देर पहले मैंने एक IGW1 बनाया था, वही इंटरनेट गेटवे 1 जो हमारे VPC से अटैच्ड है, उसी इंटरनेट गेटवे को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेव चेंजेस. So guys, here if I scroll down, okay, here you can see there is the way to reach the internet. Okay, so very simply like we are able to create the full VPC. तो ये topology over the period of time I have deployed a fully functional VPC in this topology. Okay, तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क मैंने बनाया ये पूरा फंक्शनल नेटवर्क है. यहाँ पे फ्रंट एंड का सबनेट है 1, फ्रंट एंड का सबनेट 2 है जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में है. ठीक है, ये दोनों जो सबनेट्स है हमारे मेन रूट टेबल्स के साथ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एसोसिएटेड है. हमारे मेन रूट टेबल में इंटरनेट का रूट है. ठीक है, और जस्ट हमें यहाँ पे एक फाइनल कंपोनेंट हमें प्लेस करके टेस्ट करना है, एक वर्चुअल मशीन प्लेस करके टेस्ट करना है, डू आई गेट कनेक्टेड टू दैट वर्चुअल मशीन. ओके, अभी what I'm going to do is to launch a virtual machine we have to go to another service, it is EC2. So I'll just quickly start EC2 in a new tab and I'll ensure कि like ये EC2 का जो रीजन है वो नॉर्थ वर्जीनिया, क्योंकि हमने हमारा नेटवर्क जो है नॉर्थ वर्जीनिया में डिप्लॉय किया था, तो नॉर्थ वर्जीनिया में ही हमारा वर्चुअल मशीन होना चाहिए. अगर वर्चुअल मशीन आप कैलिफोर्निया में बनाते हो, नेटवर्क वर्जीनिया में बनाते हो, तो कैलिफोर्निया की मशीन कैलिफोर्निया के नेटवर्क से कनेक्ट होंगी, वर्जीनिया से नहीं. ओके, तो अंडर इंस्टेंसेस हम लॉन्च करेंगे एक नया इंस्टेंस. वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू इंस्टेंस. ओके, एंड लेट्स से हम लोग मेंशन करेंगे दिस इज अ टेस्ट SRV, तो ये टेस्ट सर्वर है. ओके, एंड वी आर गोइंग टू यूज Amazon Linux ऑन हियर. ठीक है, एक Amazon Linux सिस्टम में यूज करने वाला हूँ. The size of my machine is going to be T2 micro. This is going to be the size of my virtual machine. Key pair that I'm going to use is going to be like AWS cert. That is my key pair that I want to use to launch this virtual machine. Okay, it is going to take the default network by default. We are editing on networking. Here I'm going to change this to my custom network. In my custom network we have front end 1 and front end 2. I'm going to go to front end 1. I want to have public IP on this machine as well. So remember, you will get public and private IP on your instance. तो मैंने यहाँ पे public IP enable किया. Whereas you can do one thing, if you always want public IP on your instance, on your subnet level, go to your subnet, under action, you have an option edit subnet settings. In here, enable auto assign public IP, and then save. So next time onwards, when you launch a virtual machine in this VPC, this setting over here will automatically be enabled. For public IP address, the setting will automatically get enabled over here. Okay. And security group, like we want to create a new security group. And in this security group, we want to add a rule here for HTTP communication. Okay. I want to exclude HTTP traffic. Okay. Onto this virtual machine from the entire internet. The traffic can be sourced from entire internet. Okay. Under advanced details, we can just scroll down and we can go to this user data section. Over here, we can put a boot script. Okay. So in this first line, I'm going to start my bash shell. Okay. On my bash shell, I'm going to do yum update. Okay. Then I'm going to install yum install Apache. For example, Apache is known as HTTPD in this case. Okay. And then I'm going to echo inverted quotes mein I'm mentioning like ye header 1 and this is my test server.
okay, and slash header1. I want to redirect this into a file slash var slash www slash html index.html. Okay, okay, and systemctl start httpd and systemctl enable httpd. सो गाइज ये मेरी बूटस्ट्रैप है, मतलब मशीन में अंदर जा करके SSH करके, लाइक आप चाहो तो ये कमांड्स रन कर सकते हो वहां पे, या फिर विदाउट गोइंग इनटू योर मशीन फ्रॉम आउटसाइड यू कैन रन कमांड्स. ओके, बूट स्क्रिप्ट ओनली रन्स फर्स्ट टाइम. जब पहली बार आप वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हो तभी बूट स्क्रिप्ट रन होती है, हर टाइम रन नहीं होती है ये. ओके, तो मैंने पहले कमांड में मैंने बैश शेल स्टार्ट किया, shebang स्लैश bin स्लैश बैश. उसके बाद yum अपडेट yum इंस्टॉल httpd एको करके मैंने एक लाइक कंटेंट प्रिंट करने का ट्राई किया है, बट रिडायरेक्ट ऑपरेटर यूज किया मैंने, एंड आई हैव अपेंडेड इनटू अ फाइल. ठीक है, और सिस्टम सीटीएल से स्टार्ट किया मैंने अपाची की सर्विस को और एनेबल VKI सर्विस को. सो इफ ऑल थिंग्स लुक गुड यू कैन नाउ लॉन्च योर इंस्टेंस. आप इस इंस्टेंस को भी लॉन्च कर सकते हो. ओके, सो मेरा इंस्टेंस अभी लॉन्च हो गया, वी ऑल इंस्टेंस, एंड नाउ वी कैन सी आवर इंस्टेंस इज इन पेंडिंग स्टेट. सो हम ट्राई कर रहे हैं हमारे VPC को टेस्ट कर सके. तो हमारे इंस्टेंस का ये पब्लिक आईपी है यहाँ पे और ये प्राइवेट आईपी है. एक बात मैं जानता हूँ, मेरे इंस्टेंस जब क्रिएट होगा उसमें कई सारे कमांड्स रन होंगे अपडेट के और इंस्टॉलेशन के, फिर मेरा वेब पेज बनने वाला है, वेब फाइल स्टैटिक वेबसाइट बनने वाली है, फिर उसके बाद उसकी सर्विसेज स्टार्ट होंगी, एनेबल होंगी. इन सब चीजों में कुछ टाइम लग जाता है. ओके, इट विल नॉट हैपन लाइक वेरी क्विकली, इट मे टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है इसको. तो बी पेशेंट, गिव इट 4-5 minutes. ठीक है, एंड आफ्टर 4-5 minutes कॉपी योर पब्लिक आईपी, take it to your web browser, okay, and put it over here. So guys, our website is available over here. Okay, so this is my test server 1, the Kiran Academy. Okay, so इससे हम एक चीज कर सकते, एक कह सकते हैं, हमारा network is working fine. This virtual machine of ours is connected to the custom created network that we just now created. So under networking, we can see the VPC is red-c1 and the subnet that we have connected this virtual machine to is front end 1. Okay. So guys, in this lecture today, what we have done is simply we have created a fully functional VPC which is ready to accept your production workload. Okay? And your production applications can very easily communicate in this network over the internet, or they can talk to each other across different virtual machines. And this network facilitates all types of communications. So guys, you can follow this practical to set up a VPC for your production or for your testing purpose. I hope this information, this lecture was very much informative. You can join us for all such sessions. You will be getting regular updates. Okay. So guys, आज के लिए हम इतना ही करने वाले थे. VPC बनाना था. इसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे. VPC के एडवांस टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे. ठीक है, चलिए. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड we'll wind up for today and we'll continue in the next session. Good day guys. Thank you everyone. Goodbye.